जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फाइनेंस एसआई एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने फेमस पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर करा था। उससे पहले मैंने साइंस के रिलेटेड एक लेक्चर लाया था मैकेनिक्स का। आज हम साइंस का एक सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका फिजिक्स का जो सिलेबस में मेंशन है, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, पावर। तो इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे और उसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट्स भी देखेंगे ताकि इस टॉपिक को हम होलिस्टिक वे में प्रिपेयर कर लें फॉर योर एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले आप खुद क्वेश्चन ट्राई करना, आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन को सुनना। 3 रजिस्टर हैं हमारे पास, हर एक का रेजिस्टेंस ईच ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सच अ कॉम्बिनेशन, तो ये जो 3 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाए, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। फॉर एग्जांपल देखो होता क्या है, बेसिकली पैरेलल में रेजिस्टेंस इस तरह से लगा होता है। एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा होगा, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगा होगा, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगा। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इनको? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस एक ही लाइन में लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये पहले रेजिस्टेंस है, दूसरा रजिस्टर है और ये तीसरा, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये होता है सीरीज में लगना और ये होता है रेजिस्टेंस का पैरेलल में लगना, ठीक है। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा रेजिस्टेंस। यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए, तो मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन है। तीनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना? 3 ओम, मतलब पहला भी 3 ओम का रेजिस्टर है, दूसरा भी 3 ओम का और तीसरा भी 3 ओम का। हमें बताना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टर मतलब इन तीनों की जगह हम सिंगल एक रेजिस्टर लगा दें, वो सेम रेजिस्टेंस शो करे, हमें ऐसा रेजिस्टर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा पैरेलल के लिए और सीरीज के लिए, वो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना। जब भी रेजिस्टर सीरीज में लगे हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बोला होता एक रजिस्टर 3 ओम का है, दूसरा भी 3 ओम है और तीसरा भी 3 ओम का है और तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो अगर आपने इसका टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता तो आप तीनों को ऐड कर देते। मतलब हम क्या करते हैं, 3 + 3 + 3, तो ये होता है 9 ओम। क्या होता है? 9 ओम। ओम इज द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। अगर सीरीज में लगा होते रेजिस्टेंस, 2 लगे हो, 5 लगे हो, 10 लगे हो, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो तो अगर आपने नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या करोगे? सिंपली उनको ऐड कर दोगे। बट अगर पैरेलल में लगे हैं तो आपने क्या करना होता है, जो भी आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, जैसे 3 3 3 दिया हुआ, इनको करो उल्टा। उल्टा करने का मतलब है 3 की जगह लो 1/3, दूसरे भी 3 की जगह लो 1/3 और तीसरे भी 3 की जगह लो 1/3। इन तीनों को करो ऐड, ठीक है। इन तीनों को क्या करना है, आपने ऐड करना है और जो आपका आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देना। बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, देखो 1/RP, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगे हो तो वो क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जब भी पैरेलल में लगे हैं तो उनको उल्टा कर देना है, रेजिस्टेंस को 1 कर देना है और फिर उनको ऐड करके वापस उसको चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका निकल जाएगा। मैं निकाल के बताता हूँ आपको। देखो ये 1/3 हो जाएगा, पहला 3 है, दूसरा भी 3 है, तीसरा भी 3 है, तो 1/3 + 1/3 + 1/3, इसको ऐड करोगे। 3 डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 क्या होता है, 3, तो 3/3 आपका आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1, तो इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा 1 ओम, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा, 1 ओम। अब यहाँ पर तो थोड़ा इजी था क्वेश्चन, बट अगर ऐसे होता है एक रेजिस्टेंस 1 ओम का होता, दूसरा होता है 2 ओम का, तीसरा होता है 3 ओम का, अगर बोलता है कि इन तीनों को पैरेलल में लगाया तो आप नेट रेजिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया पैरेलल का। सीरीज के लिए सिंपल है, ऐड करना। पैरेलल में क्या करना है, आपने पहले 1/R1 लेना है + 1/R2 + 1/R3। ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो 1/पहला रेजिस्टेंस कितना है, 1, तो 1/1 + 1/ दूसरा रेजिस्टेंस कितना है, 2 + तीसरा रेजिस्टेंस कितना है, 1/3। बस आपने इसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। खुद सॉल्व कर लो, इधर आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 2 6। इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5 6 11, 11/6 ही आ जाएगा। 11/6 क्या आ गया, 1/RP। आप जब इसको सॉल्व करोगे 1/RP किसके बराबर आ गया, 11/6 के बराबर। अभी ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल नहीं निकला, उसको निकालने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आ जाएगा, 6/11। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन है, जब रजिस्टर सीरीज में लगे हो तो टोटल रजिस्टर निकालना हो तो सिंपली उनको ऐड कर दो। अगर ये तीनों सीरीज में लगे होते मैं क्या करता, मैं सिर्फ 1 पहले रजिस्टर को दूसरे में ऐड करता, 2 + तीसरे को ऐड करता, 3 2 5 और 6, इसका आंसर आ जाता है 6 ओम।
अगर सीरीज में लगे, अगर पैरेलल में लगे तो ये फॉर्मूला लगता है, उनको उल्टा करना है, मतलब 1/r1 r2 r3 करके उनको ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। पहले ही क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करवा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर नहीं बोल रहा है, डिटेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा, ध्यान से सुनो, आपने देखा होगा जो भी आपके घर पे आता है टेस्टर होता है उसके पास, टेस्टर की हेल्प से भी हम टेस्ट कर सकते हैं कहीं पर करंट है या नहीं है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। बट एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम ये डिटेक्ट करना कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या फैथोमीटर। तो किसको यूज करते हो डिटेक्ट करने के लिए करंट के लिए? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। किसी सर्किट में करंट है या नहीं है आपको अगर पता करना हो तो गैल्वेनोमीटर ले जाओ। गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होती है यहाँ पर, अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट करती है इधर या इधर डिफ्लेक्ट करती है, इसका मतलब कि उसमें करंट है, अगर डिफ्लेक्ट नहीं करती है तो करंट नहीं है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए? अमीटर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हो, इसको मेजर करने का यूनिट भी आपने अमीटर बता दिया, पोटेंशियल को मेजर करने का वोल्ट मीटर बता दिया, बट इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो अगर एक कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है मान लेता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बल्ब ही लगा हुआ है, यहाँ पर आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बैटरी से क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। क्या फ्लो करता है? चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट। फ्लो ऑफ चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट का फॉर्मूला, करंट को आई के साथ डिनोट करते हैं, वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। आपको पता है चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, टाइम के होते हैं सेकंड, तो करंट के यूनिट क्या हो जाएंगे? कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पेयर। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पेयर में। और कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उसको बोलते हैं अमीटर। और डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। ये चीजें आपने याद रखें। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो यहाँ पर चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है ना, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? चार्ज अपॉन टाइम। तो इस तरह से आपने ये चीजें याद रखनी, मैंने फॉर्मूला भी आपको साथ साथ बता दिया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद द रेजिस्टेंस। अब आपने देख लिया कि अमीटर को हम यूज करते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। अब पूछे कि अमीटर जो है वो सर्किट में, मतलब रेजिस्टेंस के साथ कैसे लगता है? सीरीज में लगता है, पैरेलल लगता है, बोथ पैरेलल सीरीज लगता है, या नन ऑफ द अबव? तो ध्यान से याद रखना, दो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, समझ ना भी आए तो रट लेना कि अमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में लगता है। सर्किट में अमीटर कैसे लगता है? सीरीज में लगता है। और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल को मेजर करना। किसको मेजर करना? पोटेंशियल। वो हमेशा पैरेलल लगता है, वो हमेशा क्या लगता है? पैरेलल लगता है, ठीक है। मैं बना के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, ये रेजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ मुझे अगर अमीटर लगाना होगा तो मैं अमीटर उसके साथ सीरीज में लगाऊंगा, इस तरह से लगता है सीरीज में। बट अगर मुझे इसके साथ वोल्ट मीटर लगाना होगा ना, तो मैं वोल्ट मीटर ऐसे लगाऊंगा, यहाँ पे पैरेलल लगाऊंगा। पैरेलल और सीरीज मैंने आपको बता दिया। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है किसी भी रजिस्टर या सर्किट में, और अमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन होता है, देखो सीरीज में हमें क्या मेजर, देखो यहाँ पर हमें अमीटर है, अमीटर का क्या काम है? करंट को मेजर करना। और करंट जो है वो सीरीज में सेम रहती है, करंट सीरीज में सेम रहती है, ठीक है। करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाती है, इसलिए हम एग्जैक्ट करंट मेजर नहीं कर पाते। करंट सीरीज में सेम रहती है, इसलिए करंट को हम मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है अमीटर वो सीरीज में लगता है। और जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो है वो पैरेलल में सेम रहता है, पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है, इसीलिए पोटेंशियल को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वोल्ट मीटर वो भी पैरेलल में लगता है। ये चीज भी याद रखना कि करंट जो है वो सीरीज में सेम रहती है, ठीक है। अगर ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं, ध्यान से सुनो, अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो तीनों में सेम करंट होगी। इसका मतलब है कि तीनों में सेम करंट होगी, इसलिए हम अमीटर को भी सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि वो
एग्जैक्ट करंट फिर मेजर करता है। बट अगर ये तीनों जो है हमारे पास अगर पैरेलल में लगे होते, अगर ये तीनों पैरेलल में लगे होते तो इनमें करंट चेंज हो जाती, इसलिए हम अमीटर को पैरेलल में नहीं लगाते, अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं क्योंकि करंट जो है वो सीरीज में सेम रहती है, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है वो पैरेलल में सेम रहता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस के एसआई यूनिट हमें बताने, ठीक है। कंडक्टेंस के एसआई यूनिट क्या होते हैं, ओम होते हैं, सीमन होते हैं, ओम मीटर होते हैं या एम्पेयर होते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस के जो एसआई यूनिट हैं वो होते हैं सीमन, ठीक है। कंडक्टेंस के एसआई यूनिट क्या होते हैं, सीमन। देखो यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो एक चीज है रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है रोकता, एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो करंट के फ्लो को रोकती है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ भी रहे थे ऊपर रेजिस्टेंस के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो मैंने, क्या हुआ, यहाँ से करंट जा रही थी, मैंने रास्ते में एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये बल्ब भी जो है ना, ये भी रेजिस्टेंस है एक तरह का। ये क्या करेगा, अब जितनी करंट इसके अंदर जाई थी, क्या उतनी करंट आगे जाएगी, नहीं जाती है, ये करंट को रोकता है, कंज्यूम करता है। तो मतलब कोई भी चीज जो करंट को रोकेगी, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कुछ भी हो सकता है, ये इनफैक्ट ये वायर का भी रेजिस्टेंस है, मतलब वायर भी करंट को रोकती है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकने वाला चीज। तो रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम, ध्यान से सुना, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम। ये किसके यूनिट होते हैं, रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, कंडक्टेंस का मतलब होता है करंट को जाने देना। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं तो कंडक्टेंस के यूनिट होते हैं सीमन। और कंडक्टेंस के और भी यूनिट होते हैं, कंडक्टेंस के यूनिट मो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मो, ओम का उल्टा कर दो, OHM का उल्टा MHO। तो कंडक्टेंस का काम रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस अगर करंट को रोकता है, कंडक्टेंस उसको जाने देता है। और एक और याद रखो, कंडक्टेंस के यूनिट ओम इनवर्स भी होते हैं, क्योंकि ओम का उल्टा है, रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया ओम इनवर्स, ओम का उल्टा हो गया ओम इनवर्स, ये होता है कंडक्टेंस। आई होप आपको कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस समझ आ गया। रेजिस्टेंस किसी वायर का भी हो सकता है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब करंट के फ्लो को रोकना। जिस चीज का रेजिस्टेंस कम होगा ना, उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब कहता है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर, डेंसिटी ऑफ द वायर या मटेरियल ऑफ द वायर। हमें बताना है कि रेजिस्टिविटी किसी चीज की किस पे डिपेंड करती है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द वायर। वायर किससे बना है। अब आप बोलोगे सर ये रेजिस्टिविटी होती क्या। देखो हम देखते हैं ध्यान से। हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, करंट को रोकना। अब देखो रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। किसके ऊपर, एक तो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। जितनी ज़्यादा किसी भी वायर की लेंथ होगी ना, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, डायरेक्टली डिपेंड करता है। और इन्वर्सली डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, मतलब जिस चीज़ का एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट। रुकावट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, मतलब जिस चीज़ की लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब उतना रोकेगा करंट को। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मतलब अगर एरिया किसी चीज़ का बड़ा होगा तो वो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ, ये हो जाएगा R इज प्रोपोर्शन टू L/A। अगर मैं इसको हटाता हूँ ना, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है रो, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमें क्या बताता है, सुनो। अगर मैं 1 मीटर लेंथ की वायर लेता हूँ, ध्यान से सुना, अगर 1 मीटर लेंथ की मैं वायर ले लेता हूँ, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी फ्लो ऑफ करंट को, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। मतलब आपने लेंथ और एरिया को फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल एक मैं ले लेता हूँ, ध्यान से सुनो, एक मैं आयरन ले लेता हूँ, एक लोहे की तार ले लेता हूँ, वो भी 1 मीटर की है, उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। अब मैं सिल्वर की, ध्यान से सुना, सिल्वर की भी एक तार ले लेता हूँ, उसकी लेंथ भी 1 मीटर है और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ एरिया तो आपने फिक्स कर दिया, दोनों का सेम है। अब क्या इन दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगी, नहीं। आपको पता है सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब है कि सिल्वर कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करते हैं, वो इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ है जो डिपेंड करती है सिर्फ मटीरियल के ऊपर। वो ये नहीं डिपेंड करती कि लेंथ कितनी है, एरिया कितना है। लेंथ और एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आपकी जो वायर है वो किस चीज़ से बनी हुई है।
अगर वो सिल्वर से बनी हुई है तो आपको पता है सिल्वर के केस में रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करती है। तो रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की डिपेंड करती है किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। अगर नहीं भी क्लियर हुआ, अगर आप चाहते हो थ्योरी वाइज इसको पढ़ाना चाहे तो मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ, बट अभी टाइम कम है तो एमसीक्यू के थ्रू ही चीज़ें कवर करवाने की आपको कोशिश की जा रही है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट फ्लो इन अ सर्किट व्हेन डैश। एक सर्किट से करंट कब फ्लो करती है? अ स्विच इज ओपन, एक स्विच ओपन होता है तब। अ स्विच इज क्लोज, जब स्विच क्लोज होता है। द स्विच इज इधर ओपन या क्लोज, कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो वोल्टेज। देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी सर्किट है, देखो सर्किट इस तरह का होगा, बैटरी लगी होगी, यहाँ पर एक स्विच होगा, ठीक है। जब तक स्विच क्लोज नहीं होगा, क्लोज होने का मतलब है कि अब सर्किट पूरा जुड़ गया है, क्लोज होने का मतलब सर्किट जुड़ गया है। जब स्विच क्लोज होता है ना तभी सर्किट में करंट फ्लो करती है। जब तक स्विच ओपन है तब तक सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। क्लोज होने का मतलब अब सर्किट ज्वाइन हो गया है, सर्किट में कोई भी जगह नहीं बची है। तो जब भी सर्किट हमारा स्विच जो है वो क्लोज होता है तभी सर्किट में करंट फ्लो करती है, ये चीज़ आपने याद रखनी। तो करंट फ्लोज तभी होती है सर्किट में जब स्विच क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के कौन से यूनिट होते हैं? कूलम, जूल, वोल्ट या वाट। चार्ज के कौन से यूनिट हैं? अभी बताया आपको, पढ़ाया ना इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करता है, दैट इज नोन एज करंट। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, टाइम के सेकंड। तो करंट के क्या होते थे? एम्पेयर। 1 एम्पेयर क्या होता है? 1 कूलम पर सेकंड। यहां से आपको क्लियर हो गया। तो चार्ज के यूनिट क्या होता है? कूलम। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपने आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है। अगर आपने देखा, अगर आप दो लाइक चार्ज, एक जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन ले लो, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके पास दूसरा प्रोटॉन लाओगे तो उसको रिपेल करेगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज लाओगे, एक नेगेटिव चार्ज लाओगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है। तो एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पीछे जनरेट करता है। तो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, याद रखना। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। अ मैन इज अट्रैक्टेड बाय अ गर्ल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। इस तरह से भी आप ये चीजें याद रख सकते हो। तो चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मल्टीमीटर, मीटर नहीं बोल रहा, मल्टीमीटर, वो किसको मेजर करता है? करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को, या करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, तीनों को। तो देखो मल्टीमीटर, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीमीटर। मीटर होता है मेजरमेंट के लिए, मल्टी मतलब बहुत चीजें मेजर करता है। तो मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस मतलब काफी चीजें मेजर करता है। खाली करंट के लिए पूछे हो तो मीटर है, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसके लिए वोल्ट मीटर है। रेजिस्टेंस के रियोस्टैट वगैरह भी यूज करते हैं हम। तो बेसिकली करंट के लिए अमीटर है, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियोमीटर भी यूज करते हैं हम, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट यूनिट्स हैं। बट मल्टीमीटर वो होता है जो सभी को, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को एक ही मीटर जो है वो अगर ऐड कर देता है, मेजर कर लेता है, उसको बोलते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं मल्टीमीटर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट एंड टाइम। चार्ज, करंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है? तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ाया हो ना, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, यही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू Q बाई टी की फॉर्म में तो है नहीं है, यहाँ पे किसकी फॉर्म में है? देखो ध्यान से, ये देखो Q को अगर मैं इधर ही रहने दूं, ये I T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q किसके बराबर हो जाएगा? IT के बराबर। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन ए ही करेक्ट है, Q इज इक्वल्स टू IT। तो यहीं से ये डिराइव हुआ है, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी से ही हमने Q इज इक्वल्स टू IT को बनाया। तो हमारा जो करंट है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है। जो इसके बेसिस में MCQ भी आ सकते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, छोटा मोटा, वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रिलेशन बिटवीन, एक रिलेशनशिप होता है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में, वो कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है उसको? न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ या स्टीफन्स लॉ? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर। देखो ये एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? V स्टैंड फॉर पोटेंशियल, जिसको वोल्टेज कहते हैं, I स्टैंड फॉर करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। अब ओम्स लॉ कहता क्या है, ध्यान से समझो। देखो अगर सपोज करो आप क्या करते हो, पोटेंशियल मतलब आपने कोई, देखो एक सर्किट है ना, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर आपकी बैटरी है,
ठीक है, ये बैटरी मतलब पोटेंशियल वोल्टेज। जितनी आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ना, यहाँ पर इस सर्किट में करंट बढ़ती जाएगी, ठीक है, इस जो रेजिस्टेंस है इसके करस्पॉन्डिंग करंट बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा। जितनी आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतनी करंट बढ़ती जाएगी। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट होता है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है आर, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू आई आर, वी से याद करो यही है, इसको बोलते हैं हम ओम्स लॉ, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब अगर आप रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट रखो, मतलब जो मैंने ये लगाई हुई है इसका रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो जितनी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उतनी उतनी करंट भी बढ़ती जाएगी। जितनी वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतनी करंट बढ़ती जाएगी, बट आपने उस चीज़ का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है। दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये ग्राफ भी याद करना, ठीक है। ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। सभी डिवाइसेस ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन अ सर्टेन पाथ। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिक्स्ड पाथ में फ्लो कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? अभी बताया ऊपर, चार्ज का फ्लो करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, करंट या वोल्टेज। तो जब भी चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया? इंडिया में जो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब देखो आपके जो ट्रांसफार्मर वगैरह से जो बिजली आती है आपके घरों में, जो आप नॉर्मल लाइट यूज करते हो, वो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसका फेस चेंज होता रहता है, इस तरह की होती है, साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट करंट जो वेरी नहीं करती, जिसका फेस चेंज नहीं होता, जो इन्वर्टर की करंट होती है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। बट आपके घरों में जो बाहर से बिजली आती है, दैट इज नो अल्टरनेटिंग करंट। अब इंडिया में जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसको मेजर करते हैं हर्ट्ज में, 20 हर्ट्ज, 60, 30 या 50। तो 50-52 हर्ट्ज के अराउंड हमारे इंडिया में जो है फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिव करंट की, ठीक है। डायरेक्ट करंट जो है वो फिक्स होती है, अल्टरनेटिव करंट जो है वो वेरी करती है, ये चीज़ याद रखना। और इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1 वॉट इज इक्वल्स टू। देखो 1 वॉट किसके बराबर है हमें बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिकली वॉट यूनिट किसका है। तो पहले बताओ वॉट किसका यूनिट है? वॉट है पावर का यूनिट। किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल पावर। देखो आपकी पावर क्या है? अगर मैं सिंपली आपकी पावर पूछूं, आप क्या बोलोगे? आपकी पावर है आप कितना काम कितने टाइम में करते हो। तो इलेक्ट्रिक पावर भी वही है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसी है, फॉर एग्जाम्पल कोई मोटर ही है मेरे पास, वो मोटर कितना काम कितने टाइम में करती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अगर मैंने कोई बैटरी लगाई है वो कितना काम कितने टाइम में करती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क को किस में मेजर करते हो? जूल में मेजर करते हो। टाइम को किस में मेजर करते हो? सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा? जूल बाय सेकंड। तो जूल पर सेकंड ही होगा वॉट, यही वॉट है ना, वॉट, 1 वॉट। 1 वॉट क्या होगा? 1 जूल पर 1 सेकंड। वॉट ही यूनिट होते हैं किसके? इलेक्ट्रिक पावर के। तो 1 जूल पर 1 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल बाय 1 सेकंड, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। 1 जूल पर सेकंड मतलब डिवीजन में सेकंड है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 जूल पर सेकंड, 1 वॉट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकंड के बराबर, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई में 1 जूल इंटू 1 सेकंड, देखो बट पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम है, यहाँ पे डिवीजन में है तो पर सेकंड आएगा। 1 जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब 1 वॉट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकंड। एक और हम कमर्शियल यूनिट भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा HP, आपकी जो मोटर है उसके ऊपर लिखा होता है HP, हॉर्स पावर। इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। तो याद रखना एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम, ये वर्क बेसिकली एनर्जी होता है। अगर मैं यहाँ से एनर्जी निकालना चाहूँ, ध्यान से सुनो, एनर्जी निकालना चाहूँ तो एनर्जी क्या हो जाएगा? वर्क एनर्जी इज द सेम थिंग। ये टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? पावर इनटू टाइम के बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर हो जाता है? पावर इनटू टाइम के बराबर। अब कई बार ना जैसे कमर्शियल यूनिट ऑफ वॉट का जो कमर्शियल यूनिट पावर का हॉर्स पावर भी हम यूज करते हैं, इसी तरह कई बार पूछ लेता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट और। क्या होता है? किलोवाट और। अब पूछ लेता है 1 किलोवाट और कितने जूल के बराबर, क्योंकि एनर्जी के यूनिट तो जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट और कितने जूल के बराबर होता है? ये भी याद करो, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। तो ये याद करना, 1 किलोवाट और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब।
बल्ब का जो फिलामेंट होता है बीच में उसके लगा होता है, उसको बनाने के लिए हम इनमें से कौन सा जो मेटल है उसका यूज़ करते हैं? टंगस्टन, सिल्वर, नाइक्रोम या कॉपर? तो किसका यूज़ किया जाता है? हम यूज़ करते हैं टंगस्टन का। जो पुराने बल्ब होते थे ना, एलईडीज नहीं, जो पुराने बल्ब होते थे उसमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ किया जाता था इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए। वाई? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये बहुत जल्दी पिघलता नहीं है, मतलब ख़राब नहीं हो, पिघल नहीं जाता टंगस्टन। क्योंकि आपको पता है वो पुराने बल्ब जो होते हैं उसमें हीट बड़ी जनरेट होती थी, तो हीट जनरेट होने की वजह से एक तो फ्लोरोसेंट अच्छा था, मतलब उससे लाइट अच्छी होती थी, और दूसरा ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता, वो जल्दी पिघलता नहीं था। अगर कोई और मेटल लेते वो पिघल जाता उस हीट में, बट ये पिघलता नहीं था, इसलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप कितना काम करते हो एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, उसको क्या बोलते हैं? देखो ये डेफिनेशन है पोटेंशियल की, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो पोटेंशियल वी के साथ डिनोट करते हैं। पोटेंशियल होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आपने कितना काम किया एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाने के लिए, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाने, आपने कितना काम किया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं? वोल्ट। इसको मेजर किस में करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके यूनिट क्या है? वोल्ट। और मेजर किसके डिवाइस के द्वारा करते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है सर्किट में, वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वोल्टेज क्या होता है? बेसिकली कितना काम करता है एक चार्ज को एक पॉइंट। फॉर एग्जांपल देखो यार, सिंपल है। अगर ये आपके घर में अगर एक बल्ब है, सिंपल, अगर आप बल्ब बनाते हो उसके साथ आपने बैटरी लगा दी है बल्ब बनाने के लिए, तो इस बैटरी का क्या काम है? ये बैटरी यही तो करेगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठाएगी नेगेटिव टर्मिनल से और कहाँ ले जाएगी? यहाँ पे ले जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये वर्क कर रही है ना चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाने के लिए, यूनिट चार्ज को। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ से फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ। ओम मीटर किसका यूनिट है? ओम रेजिस्टेंस क्या है आपको पता है? ओम मीटर किसका है मैं बताना। रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी या नन ऑफ द अबव। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप सिंपली निकाल सकते। कैसे? मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकालना चाहूँ, वो किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस, ये एरिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लेंथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया, इतना सबको मैथ आता है। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम। एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, और लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर। ठीक है, ये आ गया रेजिस्टिविटी। ये मीटर और स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी आपका बन गया ओम मीटर। तो ओम मीटर किसके यूनिट होते हैं? रेजिस्टिविटी के। जो मैंने अभी आपको बताया था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं? ओम मीटर। ओम मीटर ये आपने याद रखा। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होती है। जितनी कम रेजिस्टिविटी मतलब उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। फॉर एग्जांपल सिल्वर के केस में सबसे कम रेजिस्टिविटी, सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग टुवर्ड्स 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर? इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है इलेक्ट्रिक पावर का? P इज इक्वल्स टू वी आई, पी इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर, पी इज इक्वल्स टू वी स्केयर बाय आर। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ओनली वन, ओनली टू एंड थ्री, या ऑल ऑफ द अबव। देखो पावर का एक फॉर्मूला मैंने को आपको बताया कि कितना काम कितने टाइम में करते हो, दैट इज पावर। एक पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। क्या होता है? वी आई। ये तो करेक्ट है पहले वाला। अब ये दो करेक्ट है या नहीं है हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखो पावर वी आई के बराबर होता है, ये आपको पता है, बट आपको मैंने अभी पढ़ाया वी किसके बराबर होता है? आई आर के बराबर। तो वी की जगह आई आर डाल के देखो यहाँ पर, तो वी की जगह क्या डालोगे? आई आर इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा? आई स्केयर आर। तो इसका मतलब पावर को आई स्केयर आर भी आप लिख सकते हो, तो दूसरा भी ठीक है। अब यहाँ पर आपने वी की जगह आई आर डाला, अब आई की जगह डाल के देखो, अगर v इज इक्वल टू आई आर है तो आई किसके बराबर हो जाएगा? ये आर यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, तो आई हो जाएगा v बाय आर के बराबर। तो जहाँ पर आपने v की जगह आई आर डाला था, अब आई की जगह क्या डाल के देखो? v बाय आर। तो आई की जगह हम क्या डालेंगे? v बाय आर, v इंटू वी बाय आर। तो ये क्या हो जाएगा? वी स्केयर बाय आर। ये मैंने ऑलरेडी भी आपको पहले एक लेक्चर पढ़ाया। इसका मतलब ये भी पावर का फॉर्मूला हो सकता है। ये तीनों ही करेक्ट है। तो पावर के ये सारे फॉर्मूला होते हैं। पावर को w बाई टी भी लिख सकते हो, वी आई भी लिख सकते हो, आई स्केयर आर भी लिख सकते हो, और वी स्केयर बाय आर भी लिख सकते हो। ये सारे पावर के फॉर्मूला हैं। और पावर के यूनिट क्या होते हैं? वॉट। पावर क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, वर्क डन, आप कितना काम कितने टाइम में कर सकते हो, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज फ्रॉम डैश टर्मिनल ऑफ द बॉडी बैटरी, सॉरी। देखो करंट जो है वो कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल में जाती है हमें, ठीक है। अगर आपने ये बैटरी लगाई हुई है, बैटरी की वजह से ही करंट है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है छोटा, ये पॉजिटिव। अब आपने बताना है करंट की कौन सी डायरेक्शन। देखो किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। किसकी? करंट की डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट अगर पूछे चार्ज की क्या होगी, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलता है, तो चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाती है बैटरी की। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखो एमसीक्यूज के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आई थिंक आपने ये थ्योरी पोर्शन पहले कवर करा होगा। अगर नहीं भी कवर करा तो बताना, मैं इसको थ्योरी की फॉर्म में भी आपको पढ़ा दूंगा, फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट और पढ़ाने का वे हमारा पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर हम पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन। और बहुत जल्दी हम आपको मॉक शेड्यूल भी प्रोवाइड करेंगे फाइनेंस एसआई एग्जाम। जो रीसेंट एग्जाम हुए, चाहे एफए का एग्जाम हुआ, उससे पहले स्टॉक असिस्टेंट वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में हमारे मॉक बहुत बेनिफिशियल रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे पुट हुए। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, वहीं पर आपको हम शेयर कर देंगे इन्फॉर्मेशन कि कब आपको मॉक वगैरह प्रोवाइड होगा। और आप कमेंट सेक्शन में बताना किस टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, हम नेक्स्ट उसी टॉपिक में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर थिंग इज डैट, देखो फाइनेंस एसआई की एक प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, तो जो भी टॉपिक ऑलरेडी कवर किए वो हमने वहाँ पर डाले हुए, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो, यूट्यूब में ही प्लेलिस्ट है। और उसको छोड़ के बाकी टॉपिक्स हम डालने की कोशिश करेंगे। पहले हम बाकी पोर्शन कवर करेंगे, और अगर वो जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है उसमें हमें लगेगा हमें वापस पढ़ाना चाहिए, हम उस टॉपिक को वापस भी ले लेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर कमेंट। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।